चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टीसीएस के नतीजों से, जो कि काफी शानदार रहे हैं और रिजल्ट सीजन का धमाकेदार आगाज भी आज से हो गया है। चौथी तिमाही में टीसीएस ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 11,734 करोड़ से बढ़कर 12,240 करोड़ रुपए हो गया है। अगर आय की बात करें तो आय भी 60,583 करोड़ रुपए से बढ़कर 61,237 करोड़ रही है। टीसीएस का एबिट मार्जिन भी 25% से बढ़कर 26% हो गया है। वहीं अब इस कंपनी के नतीजों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हर्षदा सावंत। तो हर्षदा जी, बताएं किस तरह के नतीजे रहे हैं। तो हेडलाइन नंबर्स आपने मेंशन किए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं कहूंगी ये नंबर मिला जुला है। जो अच्छा लगा है वो पहले आपके सामने रखते हैं। बहुत पॉजिटिव कंपनी ने मार्जिन डिलीवर किया है 26% का, क्योंकि इस बारी हमने देखा है ये करीब 25% से बढ़कर तो 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशंका थी या डर था कि मार्जिन 25% के नीचे आएंगे, वो नहीं हुआ है। 26% का मार्जिन वो एकदम उम्दा आंकड़ा है, 100 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ। दूसरी तरफ कंपनी के लिए जो डील विन है वो एनुअलाइज्ड बेसिस पर FY24 में रिकॉर्ड डील विन है 42.7 बिलियन डॉलर की, और अकेले Q4 में मेंशन करूं तो 13.2 बिलियन डॉलर की डील विन कंपनी ने साइन की है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में। इसमें वो अवीवा वाली डील शामिल है और उससे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है ओवरऑल नए ऑर्डर्स बैग करने में। ये दो चीजें पॉजिटिव हैं। हालांकि अगर आप कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखें, पिछले महीने या फिर पिछले क्वार्टर 1.3% के सामने, या जो एस्टिमेट था उसके सामने सिर्फ 1% कंपनी ने डिलीवर किया है। पिछले क्वार्टर ये 1% ही डिलीवर हुआ था, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ में उछाल नहीं है, वो जस का तस है। ये थोड़ी सी चीज है जो नंबर्स को नरम करती है, वरना बाकी दो चीजें हैं वो बड़ी हाईलाइट हैं। एक और चीज जिस पर मेरी नजर थी, और होपफुली जब मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में और खुलासा होगा, BFSI, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस का हिस्सा BFSI से आता है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो BFSI में एनुअलाइज्ड बेसिस पर पिकअप नहीं देखने को मिला है, ना ही टेलीकॉम ना ही कम्युनिकेशन वाले मार्केट्स में वो देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप जरूर है। यूएस के कारोबार में भी अभी भी हम नोटिस कर रहे हैं कि एनुअल बेसिस पर थोड़ा सा दबाव कायम है। इनफैक्ट 2.2% तक की डी ग्रोथ है। इस क्वार्टर में अगर पिकअप आया है वो उनके यूके के बिजनेस से आया है, एशिया पैसिफिक और भारत से, और भारत में ऑफकोर्स वो BSNL वाला जो ऑर्डर बैग किया था उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। तो अब ज्यादा आंकड़े जो हाथ में आए हैं उससे लग रहा है कि थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, लेकिन हाँ, मार्जिन्स पर एक बीट और डील विंस खुश करेंगी मार्केट को। सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस स्टॉक और इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। सनी, BFSI पर फिलहाल कंपनी की तरफ से ज्यादा बयान नहीं आए हैं, प्रेस रिलीज में कुछ मेंशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हैं, लेकिन मार्जिन्स और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड डील विन क्या करेगी स्टॉक के लिए सोमवार को? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो मुझे लगता है कि TCS के नतीजे कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मार्जिन फ्रंट पे रहा है, और स्पेशली जो रिकॉर्ड डील विंस रही है, इसके चलते एक बात तो प्रिटी क्लियर है कि FY25 में जो नंबर थे, एनालिस्ट के आंकड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम एक माइनर अपग्रेड आते हुए देख सकते हैं अर्निंग्स के लिहाज से। और अगर सेम टाइम मेरा ये मानना है कि ओवरऑल अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ोगे रिजल्ट की, तो इसमें निगेटिव संकेत कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। स्पेशली सीट को जब एसेंचर के नतीजे आए थे उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन था कि जो निगेटिविटी है उसके चलते शायद काफी एक बड़ा जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन है उसके नीचे के नंबर आएंगे। तो जो 26% मार्जिन है, रिकॉर्ड डील विन है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट एक थम्स अप देगा मंडे को। और अब जो नया बैंड है स्टॉक का, मे बी 4000 प्लस का ही बैंड रहना चाहिए। तो एसेंचर की जब न्यूज आई थी उस वक्त TCS मुझे याद है कि 4200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि 52 वीक हाई का लेवल था। उसके बाद अब 4000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक एक पॉजिटिव रिएक्शन हम एक मंडे को स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, लेकिन कांस्टेंट करेंसी बेसिस में ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। BFSI में अगर कमेंट्री आती है कि पिकअप नहीं आया है, तो आप तब भी आपको लग रहा है ये 4000 प्लस के आसपास घूमेगा काउंटर?
ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत सही है कि जो पीएफएसआई जो प्रीडोमिनेंटली मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू में, उसमें कहीं ग्रोथ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मैं जियोग्राफी वाइज देखता हूँ तो नॉर्थ अमेरिका जो कि एक सबसे बड़ा मार्केट है, तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टॉप लाइन में, उसमें भी कहीं ना कहीं डी ग्रोथ एक देखी गई है। तो ये एक देखना होगा इसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, और स्पेशली इन द लाइट ऑफ जब वहाँ उनके जो क्लाइंट थे उनके जो बजट फाइनलाइजेशन हुए होंगे उसको लेकर के क्या कमेंट्री रहती है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट की मॉनिटरेबल रहेगा। अगर इसमें कोई निगेटिव कमेंट्री नहीं आती है तो मुझे लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्ट करेगा मंडे को। तो कुछ इंतजार आंकड़ों का नंबर्स रहेगा। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, डॉलर रेवेन्यू का नंबर 1.12% के आसपास बढ़कर आया है। 7,363 मिलियन डॉलर्स, एक्सपेक्टेशन जो थी वो 7,395 मिलियन डॉलर्स की थी, लिटिल शॉर्ट ऑफ इट, लेकिन तब भी वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो डॉलर रेवेन्यू करीब 1.12% बढ़ता हुआ और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1% है। तो ग्रोथ में इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन डील विंस और मार्जिन्स ये निवेशकों का दिल जीत सकते हैं। बैक टू यू। शुक्रिया हर्षदा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए अब बात करते हैं मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड बिगाड़ दिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार में क्या हाइलाइट्स रही? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए संकेत कमज़ोर थे और शुरुआत से ही मार्केट्स के अंदर प्रेशर तो बना हुआ था, लेकिन जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो सेकंड हाफ में ज़्यादा इंटेंस हुई। जहां पर पहले हाफ में मार्केट्स में फ्लैट कामकाज था, लेकिन धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप जो कि फ्लैट थे बिल्कुल, वो वहाँ पर भी बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी और ये मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब हुआ बाजार का सेकेंड हाफ तक आते आते, जबकि इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी बिकवाली की। इसके अलावा आज जो 1% के से ज़्यादा का डिप निफ्टी में देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर में अंदर आ गए। फार्मा, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी यहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली थी, और रियल्टी, निफ्टी बैंक और एनर्जी ये इंडेक्स भी ऐसे थे जहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक वीक साइड पे मार्केट्स के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली और ज़्यादा इंटेंस फॉल जो था वो बैंकिंग साइड की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, और अदरवाइज भी मार्केट में एक ब्रॉडर बेस बिकवाली आज प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ी। ओके, सुमित, ये भी जानना चाहेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स रहे जिसमें एक्शन रहा और किन सेक्टर्स में सुस्ती छाई रही? देखिए, बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए निफ्टी में, तो डीवी स्लैब आज लीड कर रहा था। इनफैक्ट फार्मा के सेलेक्टिव स्टॉक्स से जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली, तो डीवी स्लैब हुआ, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टीसीएस नंबर्स के आसपास यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। बिकवाली थी सन फार्मा में 4% के आसपास की, मारुति 3.5% टूटा, पावर ग्रिड 2.5% टूटा, टाइटन 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ तो दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज जो थोड़ी बहुत खरीदारी थी उसमें आर्चन केमिकल 6% ऊपर, सीडीएसएल 7% ऊपर, क्वेस्ट कॉर्प और महिंद्रा लाइफ स्पेस करीब 5% तेजी यहाँ पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में सन फार्मा की तर्ज पर सन फार्मा एडवांस में बिकवाली थी। पिरामल फार्मा 4.5% नीचे था, सिग्नेचर ग्लोबल 4% नीचे था, और ग्रेफाइट इंडिया करीब 4% बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो शेयर बाजार के साथ साथ सभी एसेट क्लास में एक साथ तेजी क्यों देखने को मिल रही है? आखिर कैसे सुलझेगी बाजार की पहेली? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। 18 अप्रैल से वोडाफोन आइडिया का एफपीओ खुलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा चलते हैं यतिन के पास। तो यतिन, बताएं एफपीओ को लेकर क्या खबर है आपके पास? देखिए, सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि वोडाफोन आइडिया अब एक एफपीओ की तैयारी कर रहा है, और कंपनी के बोर्ड ने आज सुबह स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि 18,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक इशू यानी कि एफपीओ को अप्रूवल मिला है। जो ऑफर का फ्लोर प्राइस है वो 10 रुपये और हायर एंड 11 रुपये। इसका मतलब ये जो एफपीओ का प्राइस बैंड है वो 10 से 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से होगा, और कुल मिला के 18,000 करोड़ रुपए का भारत का ये सबसे बड़ा एफपीओ बनने जा रहा है। इसके पहले येस बैंक का सबसे बड़ा एफपीओ लगभग 15,000 करोड़ रुपए का था। ऑब्वियसली अगर हम 18,000 करोड़ के एफपीओ की बात करें तो लगभग 65% जो हिस्सा है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है,
और 35% यानी कि लगभग 6,300 करोड़ रुपए का रिटेल कोटा यहाँ रखा गया है। ऑब्वियसली जो इश्यू की टाइमलाइन है वो दिखाई पड़ रही है आपको। अप्रैल 18 यानी गुरुवार को ये इशू खुलेगा और मंडे यानी अप्रैल 22 को ये एफपीओ बंद होगा। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये है कि मंडे को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वोडाफोन आइडिया की तरफ से होगी जहां वो एफपीओ के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों की, जिसमें रिकॉर्ड तेजी जारी है। 2 महीनों में सोना करीब 16% और चांदी के दाम 20% तक चढ़ चुके हैं। डिटेल्स लेते हैं मनीषा से। तो मनीषा जी, ये बताएं गोल्ड और सिल्वर का अब आगे क्या कुछ रिकॉर्ड या फिर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार, और आज का एक और दिन था जब हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर सोने और चांदी दोनों में बनते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो $2,400 पर आउंस के अब हम पार निकल चुके हैं, और भारतीय बाजारों में हमने यहां पर 72,000 के ऊपर के स्तर बनते हुए देखे। काफी हद तक यही हाल यहां पर चांदी का था, जहां पर चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 3 साल के हाईज पर है, लेकिन भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर चांदी में भी बनता हुआ देखा। ये दूसरा ऐसा महीना है जब लगातार यहां पर तेजी करार है बाजारों में। ऑफ कोर्स काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये तेजी बनते हुए हमने बाजार में आते हुए देखी है। आप देख सकते हैं अप्रैल में करीबन 7% की तेजी ऑलरेडी सोना यहां पर दर्ज कर चुका है, और हम यहां पर 2 महीने में 16% तक की बढ़त यहां पर सोने में आता हुआ देख चुके हैं। जैसे मैंने कहा, काफी सारे फैक्टर्स रहे हैं यहां पर जिसकी वजह से खरीदारी है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स में यहां पर बाइंग है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो हैं ही, स्पेकुलेटिव बाइंग जोरदार है, ईटीएफ्स में खरीदारी लौटने लगी है, और एचएनआईज भी अब यहां पर सोने की तरफ अपना झुकाव यहां पर दिखा रहे हैं। बाजार को लगता है, और क्योंकि स्पेकुलेटिव बाइंग इतनी ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग अभी भी चल रही है, तो उसका सीधा फायदा हम यहां पर आगे जाकर सोने में और भी बनता हुआ देख सकते हैं। काफी लोगों को लग रहा था कि ये करंट लेवल्स इस साल के अंत तक देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑलरेडी यहां पर हैं। तो अगर अब हम सिटी की या बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, उनको लगता है क्योंकि 2400 के स्तर यहां पर निकल चुके हैं, तो $2,500-2,700 प्रति आउंस तक के भी लेवल्स की यहां पर बात की जा रही है। 72,000 जहां तक सोने के प्राइसेस हैं वो तो अभी विदाउट जीएसटी और मेकिंग चार्जेस हैं। अगर आप बाजार में सोना लेने उतरे तो 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आपको यहां पर सोना मिलता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी और आगे जाकर अब शादियों का सीजन अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। बाजार ने अपनी एक्सपेक्टेशंस यहां पर काफी कम रखी हुई हैं कि बहुत ज्यादा बिकवाली शायद ना ही देखने को मिले। छोटी जो वेटेज है वो आइटम्स यहां पर ज्यादा बिकती हुई नजर आएंगी, लेकिन इन स्तरों पर भी आपको कोई बिकवाली करने की राय अभी भी नहीं दे रहा। मोमेंटम स्टिल ऑन द हायर साइड है, और खरीदारी में ही बन के यहां पर काम करना बेहतर होगा। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते हैं। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर, और सीखिए कैसे बाजार में कमाई कर सकते हैं। जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे कैसे पहचाने, बाजार के ट्रेंड्स क्या है, नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे पढ़ें और समझे चार्ट का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में, और साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो आप भी हिस्सा बने इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर आज ये बड़ा ऐलान किया है। उधमपुर चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद जैसे मुद्दे नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसके साथ कई और मुद्दों पर विपक्ष को प्रधानमंत्री ने यहां घेरा है। देखिए, 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने
370 की दीवार गिरा दी। चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। जम्मू कश्मीर के बाद प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर में भी रैली की। मोदी ने जनसभा को यहां संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस वाले सुन लें, ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है, और इसलिए देश आपको, कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। चलिए अब जायजा लेते हैं चुनावी मूड माहौल का, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे पुणे, जहां एनसीपी नेता सुप्रिया सुले स्कूटी से मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। संवाददाता विवेक गुप्ता की सुप्रिया सुले से ये दिलचस्प बातचीत देखिए। इस समय हम पुणे में हैं और एनसीपी शरद पवार की तरफ से सुप्रिया ताई कैंपेनिंग कर रही हैं और साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो सुप्रिया सुले जी हैं एक स्कूटी पर बैठकर पुणे की सड़कों पर कैंपेनिंग कर रही हैं। अभी ये जहां भी जा रही है उनके साथ हम मौजूद रहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, स्कूटी की राइड कैसी लग रही है? अरे मैं इस एरिया में हमेशा करती हूँ। ओके। जब इस एरिया में पूना सिटी में रहती हूँ मैं बहुत बार स्कूटी पे ही जाती हूँ। तो फिर इस बार इलेक्शन का माहौल चल रहा है और सबसे कैंपेनिंग स्कूटी पे हो रही है आपकी? हमेशा स्कूटी, जैसे गणपति का त्योहार हो, नई अंडी का त्योहार हो, तब ट्रैफिक बहुत होता है तो हम रेगुलरली स्कूटी पे घूमते हैं। जनरली पुणे में देखा जाता है ट्रैफिक बहुत रहता है तो स्कूटी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। हाँ, टाइम बच जाता है, ज्यादा काम हो जाता है। मैम, आप चुनावों की बात करते हैं 2019 और मैम 2019 और 2024 में क्या डिफरेंसेस हैं चुनाव में, क्योंकि इस पर सिनेरियो पूरा चेंज है? नहीं, मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा किसानों की है, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा करप्शन, जिसके खिलाफ लड़के ये सरकार आई है, जिन पे आरोप किए, जिन पे आरोप किए सारे आज बीजेपी में है, तो वो करप्ट है या नहीं है, तो भ्रष्टाचार था या नहीं था? और महंगाई तो बढ़े जा रही है, महंगाई बढ़े जा रही है और आप देख रहे हैं बेरोजगारी, आईआईटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो आप ही के चैनल पे दिखाया था। जाने की सबसे सिनेरियो है कि 2019 में जो आपके साथ थे वो अलग हो गए हैं और जो आपके खिलाफ थे वो आपके साथ हो गए हैं। ठीक है, हो जाता है लाइफ में। अभी मैं तो राजनीति में आई देश की सेवा करने के लिए और गलत कामों के खिलाफ बोलने के लिए। तो पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली।
मैम अभी फैमिली के मुद्दे पे मैं तो अपने फैमिली का जिक्र किया, बारामती में सब पवार वर्सेस पवार हो रहा है। जैसे भी लेके मेरे लिए मेरी राजनीति वैयक्तिक तौर पे कभी रही नहीं है। आप मेरे भाषण भी देखिए, मैं 18 साल से सांसद में हूँ। जब भी भाषण करती हूँ कभी मैं किसी के वैयक्तिक खिलाफ नहीं बोलती, व्यक्तिगत। मेरी राजनीति ये आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी ड्रिवन है। लेकिन मैम इस बार अजीत दादा की वाइफ लड़ रही है आपके खिलाफ, एज अ फैमिली मेंबर। वो निर्णय उनका है। कार्यकर्ताओं को पटाखे चले, जोश काफी दिख रहा है कार्यकर्ताओं का यहाँ पर। फैमिली वर्सेस फैमिली, तो क्या लगता है कुछ सिनेरियो चेंज होगा? हमने फैमिली वर्सेस फैमिली नहीं किया, उन्होंने किया। मेरा पहले से तय था कि मैं लोकसभा लड़ूंगी। मैम लेकिन ये मैं बताऊं, अजीत दादा पवार जब पहली बार पार्टी छोड़ के गए थे तो आपने कन्विंस किया, वो वापस आए, दूसरी बार फिर से गए, तो क्या अगर अजीत दादा पवार फिर से शरद पवार जी के साथ आते हैं तो क्या डिसीजन होगा? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो लड़ाई हो रही है। अभी हमारे यहाँ कहावत है, आधी लग्न कोंडाण्याचं। पहले जो हाथ में काम लिया है वो तो पूरा करें। मैम इंडियन लाइंस की बात करना, आपने टॉपिक भी जाए। इंडियन लाइंस में स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आप लोग से जुड़े, बहुत बड़े लोग आए भी, लेकिन देखा गया अनफॉर्चुनेटली नीतीश जी अलग हो गए, फिर ममता बनर्जी की बात करें वो भी उसमें नहीं है। तो क्या इंडियन लाइंस अलग? ममता जी, हाँ, मतलब बंगाल में है और बंगाल में आपके साथ नहीं, लेकिन तो ये अलग अलग क्या लग रहा है कि पार्टी जो इंडियन लाइंस कमजोर पड़ती जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, सवाल ही नहीं है। पूरा अच्छा चल रहा है इंडिया अलायंस का। लास्ट क्वेश्चन, कितनी कॉन्फिडेंट आउट ऑफ 48 सीट्स में थे महाविकास आघाड़ी कितने सीट जीत पाएगी? 48 सीट में थे, 48 सीट से सारे जीतने की कोशिश हम पूरी ताकत से करेंगे। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कब तक आपका इनकम टैक्स का अटका हुआ रिफंड आपके खाते में आएगा। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं कि अगर अभी तक आपका पिछला इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो इस महीने के आखिर तक यानी 30 अप्रैल तक आपके खाते में आ जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे ही कई कदमों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। डिटेल्स लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, कब तक अटके हुए पैसे आ जाएंगे खाते में? वैसे तो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि नई सरकार आने के साथ ही उस पर अमल शुरू किया जा सके, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया है जो नई सरकार का इंतजार नहीं कर रहा है। दरअसल उस पर अमल अभी से ही शुरू हो गया है और इस एक्शन प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत टैक्स पेयर्स के जो भी रिफंड अटके पड़े हुए हैं लंबे समय से, उस रिफंड को तत्काल वापस कर दिया जाएगा, उनके खाते में चला जाएगा और रिफंड वापस करने की आखिरी डेडलाइन या करें मियाद तय की गई है 30 अप्रैल, यानी इसी महीने की आखिरी तारीख तक सभी अटके रिफंड वापस कर दिए जाएंगे। दरअसल कई सारे मामलों में जहां पे अपील पेंडिंग है या फिर स्क्रूटनी के मामले हैं, वैसे मामले में टैक्स पेयर्स के रिफंड रोक दिए जाते हैं, लेकिन जहां पे स्क्रूटनी पूरी हो गई है या फिर अपील पूरा हो चुका, मामले निपटाए जा चुके हैं, अब सिर्फ रिफंड दिया जाना बाकी है, वैसे मामले में रिफंड कर दिया जाएगा। उस रिफंड में अब ज्यादा देरी नहीं की जाएगी और जैसा कि मैंने बताया वो इसी महीने की आखिरी तारीख यानी 30 अप्रैल को ही सारे रिफंड कर दिए जाएंगे। इस एक्शन प्लान की दूसरी जो खासियत है वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर लोगों की संपत्ति जब्त करता रहता है किसी न किसी मामले में, लेकिन उसके मामले अगर निपट गए हैं तो निपटने के बावजूद संपत्ति छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन संपत्ति अभी तक रिलीज नहीं की गई है। तो वैसे मामलों में 30 जून तक सारी संपत्ति को रिलीज कर दिया जाएगा, यानी जब्त की हुई वो संपत्ति जो मामले निपट गए हैं अब सिर्फ उनको रिलीज किया जाना बाकी है। 30 जून तक वो सारी संपत्ति, जब्त की हुई संपत्ति वापस टैक्स पेयर्स को दे दिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से अपील अटके पड़े रहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करता है उसके खिलाफ टैक्स पेयर्स अपील करता है, वो अपील सालों साल चलते रहते हैं। तो अब ये कहा गया इस एक्शन प्लान में कि 1 अप्रैल 2020 यानी करीब 4 साल पहले तक के जो अपील है, जो अपील फाइल हो गए थे, उन अपील को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। खासतौर से जो कंपाउंडिंग के मामले पड़े हुए हैं, कम से कम 150 अपील जो कंपाउंडिंग से जुड़े हुए हैं, उनको 30 जून तक निपटाया जाए। इस तरह के कुछ खास डेडलाइन के साथ
एक्शन प्लान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों को, अधिकारियों को भेजे गए हैं। यानी आने वाले दिनों में कह सकते हैं कुछ महीनों में इनकम टैक्स पेयर्स को कई मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।